नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो अभी हमारी देश की पार्लियामेंट ने, लोकसभा ने और राज्यसभा दोनों सदनों ने हमारे जो देश के 3 महत्वपूर्ण कानून हैं क्रिमिनल, जिनको पास किया है। और अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने बाकी हैं, वो एक आध दिन में हो जाएंगे और उसके बाद नोटिफिकेशन होने के बाद ये तय हो जाएगा कि किस तारीख से इनको लागू किया जाएगा। और उसके बाद ये जो हमारे भारत के 3 अंग्रेज़ी ज़माने के जो कानून थे, इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, इन तीनों को ये रिप्लेस कर देंगे। अब थोड़ी सी अगर हिस्ट्री हम देखें तो पाएंगे कि 1857 में देश में स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई थी, जिस लड़ाई को हम जानते हैं, जिसमें मंगल पांडे ने मेरठ से आवाज़ उठाई और उसके बाद पूरे भारत में ये फैल गई। तो ये इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट है 1857। 1857 से पहले भी अंग्रेज़ों का राज था, 1857 के बाद भी अंग्रेज़ों का राज रहा 1947 तक। परंतु जो दोनों के बीच में अंतर है वो ये है कि 1857 से पहले कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज होता था, उनको कंपनी बहादुर कहते थे। और जब 1857 में ये विद्रोह हो गया तो पाया ये गया कि जो कंपनी है वो काबिल नहीं है भारत में राज करने के लिए, ये इंग्लैंड ने पाया। तो उन्होंने उठा के डायरेक्ट जो मलका विक्टोरिया कहते हैं पुराने लोग, या हम कहें कि क्वीन विक्टोरिया जो रानी थी, उसका इस विद्रोह के बाद, इस लड़ाई के बाद डायरेक्ट जो है शासन उसके हाथ में आ गया था। अब जब उसके हाथ में आ गया था तो उन्होंने फिर जो जो सरकार के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं वो सारे कंपोनेंट, वो सारे तत्व इसमें शामिल किए। जैसे 1857 से पहले पुलिस नहीं थी, आर्मी ही पुलिस का काम करती थी। पुलिस एक्ट आया 1857 के बाद, 2-3 साल में ही ये सारे एक्ट आ गए, चाहे वो आईपीसी है, चाहे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है या एविडेंस एक्ट है। पुलिस एक्ट आया, उससे पुलिस अलग से बनी। तो ये सब चीज़ें हुई और इंडियन सिविल सर्विसेज भी शुरू हुई। ये सारे काम 1857 के बाद 2-3 साल के अंदर कर दिए गए। और जभी से ये कानून तीनों क्रिमिनल, जो मेन लॉज हम कहते हैं, मेन कानून कहते हैं, जिसे अब आईपीसी है, सारे जानते हैं कि ये इंडियन पेनल कोड है। और पिछली पिक्चरों में आपने देखा होगा कि ताज़राते हिंद बोलते थे कि दफ़ा 302 ताज़राते हिंद में इसको ये सज़ा दी गई। तो वो जो पुराना कानून 150 साल से पुराने थे, उनको अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार ने बदल दिया है। अब यहाँ पे सवाल जो बेसिक उठता है वो ये उठता है कि साहब इसकी क्या ज़रूरत है। सवाल बिल्कुल वाजिब लगता है, क्योंकि फिर से जो धाराएं शब्द बन गई थी अब वो बदल जाएंगी। शब्द कैसे? ये आदमी बड़ा 420 धारा थी आईपीसी की, जिसमें चीटिंग का प्रावधान है। और ये तो 302 का है, 302 मर्डर थी। अब ये सब सेक्शन बदल जाएंगे। अब फिर से
पुलिस अफसरान को, प्रोसिक्यूटर्स को, वकीलों को, जजों को, सबको दोबारा से ये पढ़ना पड़ेगा। अब वो तो सेक्शन रहे नहीं, कुछ बदल गए, कुछ नए ऐड हुए, कुछ कट गए। तो अब ये सब कुछ बड़ा भारी परिवर्तन हो गया। और जब भी परिवर्तन होता है तो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उससे हमेशा विरोध होता है, क्योंकि वो उस एग्जिस्टिंग सिस्टम के, मौजूदा सिस्टम के अभ्यस्त हो जाते हैं और वो ही उनको आसान लगता है। और जब कुछ नया सिस्टम देते हैं तो उसका विरोध होना स्वाभाविक है, परंतु आस्ते आस्ते वो सब उस नए सिस्टम में ढल जाते हैं। अभी जो हुआ उसके लिए जो ज़रूरी बातें हैं, क्यों हुआ, क्यों महत्वपूर्ण है, अगर हम ये देखें तो पाएंगे कि 150 साल में तो बहुत कुछ बदल गया है। टेक्नोलॉजी बदल गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस बहुत हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, परंतु हमारा कानून अभी भी वही पुराने का पुराना है। कुछ थोड़े बहुत अमेंडमेंट किए पर वो काफ़ी नहीं होते। इसको फिर से करने की ज़रूरत है। जो कॉलोनिज़म का, जो गुलामी के चिन्ह थे, उनमें से एक बड़ा महत्वपूर्ण चिन्ह ये 3 कानून भी थे। तो इनको बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो 1857 के विद्रोह के बाद जो कानून बने वो इस नज़रिए से बने थे कि हमने भारत को गुलाम रखना है। अब जो उस मानसिकता से बने हुए कानून हैं वो भला स्वतंत्र भारत के कानून कैसे हो सकते हैं? हाँ ठीक है, थोड़ी समस्या आएगी, थोड़ी परेशानी आएगी, परंतु कानून तो अपने होंगे, अपने ढंग से होंगे, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्यों ब्रिटिशर्स ने ये कानून 1857 के बाद बनाए और उनका उद्देश्य क्या था और किस तरह से ये फिर पिछले इतने सालों में हम लोग चलाते रहे। कुछ छोटे मोटे बदलाव हुए, पर पूर्ण रूप से जो बदलाव होने चाहिए थे वो सब बदलाव नहीं हुए। इसको तो ओवरहॉल होने की आवश्यकता थी। तो आज इस वीडियो में मैं मोटी मोटी बातें बताऊंगा और उसके बाद प्रयास करूंगा कि इन तीनों कानूनों पे अलग अलग से भी एक वीडियो जो ख़ास डिटेल देगी, माइन्यूट डिटेल देगी, वो भी बनाऊंगा। तो अभी जो जर्नल बातें हुई हैं वो मैं बताऊं कि बहुत सारे जजेस को, पुलिस ऑफिसर्स को, उन सबको, लॉ कॉलेजेस को, उनको इसमें शामिल किया। 2019 से प्रक्रिया चल रही थी और सबके सुझाव लेकर ये कानून बनाया गया, ड्राफ्ट किया गया और अब लागू होने जा रहा है बहुत जल्दी। तो जो सबसे पहले जो इंडियन पेनल कोड है उसको बदलकर अब भारतीय न्याय संहिता 2023 उसकी जगह लेगी। पेनल शब्द का मतलब होता है दंड। तो जो पहला था वो दंड संहिता थी और अब ये हो गई न्याय संहिता। दंड और न्याय में फ़र्क क्या है? दंड और न्याय में फ़र्क ये है कि दंड जो किसी ने कोई जुर्म किया है उसको दंडित किया, बात ख़त्म हो गई। परंतु न्याय जो है वो विक्टिम पक्ष को भी कंसीडर करता है, उसको भी देखता है। तो अब जो है वो पैनल नहीं है, जस्टिस उसकी जगह शब्द आया और उसी के अनुसार
जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें, यानी कि बीएनएस में, वो सारी चीज़ें चेंज की जाएंगी। दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। अब ये पहले होता था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी कि वो प्रोसीजर्स जिनके तहत आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं और बाद में कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो उसके लिए कुछ नियम कानून होते हैं, उसकी कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। तो ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, ये जितने भी क्रिमिनल मामले हैं जिसमें एफआईआर दर्ज हुई है या कोर्ट में डायरेक्ट आए हैं, उनको किस तरह से प्रोसेस करें, इसको बताती है। तो अब इसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसको नाम दिया गया है और इसमें भी काफ़ी बदलाव किए गए हैं। तीसरा जो है, जो पहले होता था इंडियन एविडेंस एक्ट, यानी कि जो सबूत हैं, जो प्रमाण हैं, जो एविडेंसेस हैं, उनको कैसे पेश कर सकते हैं, किस हद तक पेश कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, उससे संबंधित जो भी नियम कानून हैं वो इंडियन एविडेंस एक्ट में थे। अब उसको बदल कर दिया है भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। अब हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं, मोटी मोटी बातें। इसमें तीनों जो कानून हैं उनके बारे में करेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीएनएस की, यानी कि जो पहले होता था इंडियन पेनल कोड। तो उसमें एक जो बड़ी चीज़ की है, जो मैंने देखी है, वो है कि आतंकवाद, पहले जो शब्द था, आतंकवादी घटनाएं होती थी, पर आतंकवाद जो शब्द था उसको परिभाषित नहीं किया कि आतंकवाद का मतलब क्या है। और इसी बात के ऊपर कोर्ट में बहस होती थी कि ये आतंकवाद है या नहीं है, क्योंकि कोई परिभाषा तो थी नहीं। और इसका सहारा लेके बहुत सारे लोग इसको, कानूनी प्रक्रिया को धत्ता देके बरी हो जाते थे। अब इसको परिभाषित कर दिया है कि वो सारे कृत्य जो एकता को, अखंडता को, संप्रभुता को, सुरक्षा को और आर्थिक सुरक्षा को भी, क्योंकि आज के ज़माने में आर्थिक सुरक्षा भी बहुत बड़ा मामला है। अगर आप किसी का अर्थव्यवस्था कोई चौपट कर दो, तो इससे बड़ा आतंकवाद और क्या हो सकता है भला। तो ये पहली बात हुई कि आतंकवाद शब्द को परिभाषित किया है। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि राजद्रोह जो था उसको हटा दिया है और उसकी जगह देशद्रोह के सेक्शन डाल दिए हैं। और दोनों के बीच में क्या फ़र्क है भाई? सुनने में तो राजद्रोह और देशद्रोह एक जैसा लगता है, पर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फ़र्क क्या है राजद्रोह में? राज यानी कि गवर्नमेंट, उसके खिलाफ बोलना राजद्रोह है। आप मोदी सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते कायदे से, ये राजद्रोह है। अंग्रेज़ों ने ये कानून अपने सुविधा के लिए किया था कि जो उनकी सरकार थी, जो काम कर रहे थे वो यहाँ पे, उनके खिलाफ कोई भी भारतीय बोल नहीं सकता था, नहीं तो वो राजद्रोह का उसके ऊपर आरोप लगा के उसको बंद कर देते थे। और इसमें हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सजाएं काटी हैं, सजाए मौत दी गई है, बहुत कुछ हुआ है। आप उनके खिलाफ नहीं बोल सकते। अरे भाई, प्रजातंत्र में ये चीज़ हम आगे नहीं बढ़ा सकते। प्रजातंत्र में अगर सरकार चुनने के बाद भी कोई गलत काम करती है
तो उसके खिलाफ बोलने का हर नागरिक को पूरा अधिकार है। तो अब वो राजद्रोह जो था वो समाप्त हुआ और देशद्रोह आ गया शब्द जो है उसकी जगह। अब देशद्रोह क्या है? देशद्रोह है, ठीक है, आप सरकार के खिलाफ बोलो पर राष्ट्र के खिलाफ नहीं बोलोगे, देश के खिलाफ नहीं बोलोगे। देश की अखंडता, देश की संप्रभुता, देश की किसी भी तरह से जो देश को नुकसान पहुंचाए वो चीज़ें नहीं करेंगे आप। देश तो सबका है, पार्टियां सब अपनी अपनी है, कोई पार्टी सरकार में आती है जाती है वो दूसरी बात है। देश तो यही है। देशभक्त होना, देश के प्रति वफादार होना, ये हर नागरिक से अपेक्षा की जाती है। और जो देश के खिलाफ बोलेगा उसको इस कानून के तहत, देशद्रोह के तहत उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब ये जो चीज़ें हैं, ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें हुई। अब एक जो और BNS भारतीय न्याय संहिता में जो चीज़ है वो है कम्युनिटी सर्विस। जेलें ओवर क्राउडेड हो चुकी हैं, इतने उसमें लोग हैं, जहाँ कैपेसिटी 5 आदमी की थी वहाँ 50 लोग रह रहे हैं जेलों में। जेल को सुधार गृह कहा गया है, पर हो क्या रहा है कि बिगड़ के आता है, कुछ और ही ट्रेनिंग लेके आता है जेल से। इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा गया है। जो पहली बार कोई अपराध कर रहा है और अपराध 3 साल से कम है तो ये अदालत को सामुदायिक सेवा जैसा दंड देने का अधिकार है। कम्युनिटी सर्विस, आप भाई इस रास्ते पे झाड़ू लगाओगे, आप ये नालियां साफ़ करोगे, इतने दिन तक आप ये काम करोगे, आप समाज की ये सर्विस करेंगे और आपको ऊपर निगरानी रखी जाएगी। तो अब जो सज़ा होगी उसको कम्युनिटी सर्विस में, उसको जेल में बंद करने की ज़रूरत नहीं है। वो जेल के बाहर रह के, एक पुरानी पिक्चर है, पुराने लोग याद रखते होंगे, इसको याद होगा, दुश्मन पिक्चर थी, उसमें ऐसी सज़ा उस राजेश खन्ना को दी थी। राजेश खन्ना से एक ट्रक ड्राइवर था और उससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो उसकी जितनी जिम्मेदारी है उन सबको वो पूरा करेगा, ये सज़ा दी गई थी। तो ये होती है कम्युनिटी सर्विस। अब जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है कि अब साइंटिफिक एविडेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब वो ज़माने गए कि कोई गवाही आके देगा, या तो गवाह कोई मिलता नहीं, सैकड़ों लोग खड़े होंगे, पुलिस वाला पूछेगा भाई कोई गवाही देगा, सब वहाँ से निकल लेंगे। कोई इन झमेलों में पड़ना नहीं चाहता, तो फिर सज़ा कैसे हो? इस कारण बहुत सारे अपराधी छूट जाते हैं। सबको पता है कि भाई ये डाकू है, ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म का अपराधी है, पर इसको सज़ा किसी में नहीं हुई। भाई गवाही कोई नहीं देने आता, सब कोर्ट में आने से उसके खिलाफ डरते हैं। और जो साइंटिफिक एविडेंस है वो बिना मौखिक कॉरबोरेशन के माना नहीं जाता है, तो कैसे करेंगे? तो इस एक्ट में जो साइंटिफिक वैज्ञानिक जो चीज़ें हैं उनको भी तरजीह दी गई। उसमें अब ये ज़रूरी कर दिया है कि जो फॉरेंसिक टीम है, फॉरेंसिक कहते हैं कि जो अपराध से संबंधित जो साक्ष्य हैं उनको जुटाती है, उनको कलेक्ट करना, उनको एनालाइज करना और एनालाइज करके उनको कोर्ट में प्रेजेंट करना। तो जो भी ऐसे मामले हैं जिनमें 7 साल की सज़ा का प्रावधान है, उसमें अब ये कंपलसरी कर दिया गया है
कि फॉरेंसिक टीम मौके पे आएगी। पहले ये सब नहीं था। पहले अगर हमें लगता था, पुलिस को लगता था कि भाई बुलानी चाहिए, तो वो बुलाते थे टीम को। कई बार टीम कहती है हमारे पास समय नहीं है, हम आ नहीं सकते, तो आती भी नहीं थी, या फिर इतना डिले करके आती थी कि जब तक मौके से साक्ष्य जो है वो लुप्त हो जाते थे। तो अब ऐसा नहीं है। अब जब ये होगा तो इसके साथ ही जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि इतने फॉरेंसिक एक्सपर्ट हम लेके कहाँ से आएंगे। तो ये जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, इसके लिए शुरुआत हो चुकी है। हर स्टेट में फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी। गुजरात में बन चुकी है, और नेशनल फॉरेंसिक जो यूनिवर्सिटी है वो भी बन चुकी है। तो ये जो फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी हैं, ये एक्सपर्ट बनाएंगी, और यहाँ पे उनकी खपत होगी, उनकी अपॉइंटमेंट होगा, और वो फॉरेंसिक साइंस का हिस्सा होंगे। जैसे जैसे स्टेट सक्षम होता जाएगा और उसे लगता है कि हाँ उसके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ फॉरेंसिक एक्सपर्ट हो गए हैं, पर्याप्त संख्या में एक्सपर्ट हो गए हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट हो गए हैं, तो वो नोटिफिकेशन करके इस प्रोविज़न को लागू कर देंगे, और इसको जल्दी लागू करने का सभी स्टेट में डायरेक्शन भी दे दी जाएगी। अब एक जो चीज़ थी कि जो यौन हिंसा थी, उसमें ऑडियो वीडियो जो टेक्निक्स हैं उनका इस्तेमाल, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इनका प्रयोग किया जाएगा। जो पीड़िता है उसको न्यायालय में नहीं बुलाया जाएगा। अब क्या होता था कि 164 के बयान के लिए 164 सीआरपीसी में उसको बुलाते थे। अब वो बेचारी कोर्ट में आ रही है, कहीं ना कहीं जो आरोपी है उसका कांटेक्ट हो जाता था, उसके लोगों से कांटेक्ट हो जाता था, वो थ्रेट भी कर देते थे, पता भी नहीं पड़ता था। अब उसको बदलकर वो अपने घर से ही सीधी गवाही दे देगी, इसका प्रोविज़न कर दिया गया है, और ये ज़रूरी प्रोविज़न है। अब एक जो और कानून था, नया कानून, बड़ा शब्द आपने सुना होगा, मॉब लिंचिंग के लिए कानून। मॉब लिंचिंग, भाई वहाँ पे मॉब लिंचिंग यानी मॉब में भीड़, और भीड़ ने लिंच कर दिया, किसी को पकड़ के किसी आधार पे उसको मारा, और मारते पीटते पीटते उसको जान से मार दिया। इसकी कई घटनाएं हुई, और मॉब लिंचिंग का कोई प्रोविज़न हमारे कानून में था नहीं। हम और दूसरी जो प्रोविज़न थे उनका सहारा लेते थे, और उन्हीं धाराओं में सेक्शन ऐड कर दिया। जैसे और था, ग्रीवियस हर्ट है या फिर मर्डर है, उसमें डाल दिया। मॉब लिंचिंग के लिए अलग से कोई परिभाषा या कोई सेक्शन नहीं था। अब इस लॉ में, इस कानून में ये सब रहेगा। एक और चीज़ थी, वो थी कि केस डिसाइड हो गया, अब उसकी अपील करनी है कि नहीं करनी। अब उसमें वही प्रोसिक्यूटर होता था कि जो सज़ा नहीं करा पाया। अब वो अपनी जान बचाने के लिए वो कह देते साहब हाई कोर्ट में इसकी अपील करनी पड़ेगी, ये जस्टिफाइड। अब इसको बदल दिया। अब ये तय एक इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन एजेंसी, डायरेक्टर प्रोसिक्यूटर करेगा कि इस मुकदमे को अपील में ऊपर के कोर्ट में भेजा जाए या ना भेजा जाए। उससे नुकसान ये था कि एक निर्दोष आदमी है वो लटका रहता था। अब लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग पूरी हो गई, अब हाई कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट में उसने रगड़ा खाया,
अब उसको फिर सुप्रीम कोर्ट में ले गए। अब उसकी तो बेचारे की सज़ा हो गई ना, इतने सालों तक उसने धक्के खाए। अब अगर उस मामले में समझता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन के इसको ऊपर जाना चाहिए तो ऊपर भेजेगा, नहीं तो नहीं भेजेगा। ये एक तरह की राहत है, ये भी इसमें प्रोविज़न किया गया है। अब एक जो प्रोविज़न और जो था अभी जो किया इसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, और अब जो भारतीय सुरक्षा अधिनियम जो है उसमें किया है, तो उसमें 0 FIR। भाई 0 FIR तो पहले भी थी, लोग 0 FIR करते थे, कोई डायरेक्शन थी, मुकदमा दर्ज कर लिया और उसको भेज दिया। अब इसको अनिवार्य कर दिया है, पहले ये कानून का हिस्सा नहीं थी, और कर दिया है कि आप 0 FIR कोई आदमी किसी भी थाने में, चाहे उसकी वो जुरिस्डिक्शन हो, उसका कार्य क्षेत्र हो, अधिकार क्षेत्र हो या ना हो, आप जाके दर्ज करा सकता है। एक विक्टिम, एक कंप्लेनेंट थाने में जाके FIR दर्ज करा सकता है, और जो इमीडिएट एक्शन ज़रूरत है वो ही थाना वो एक्शन लेगा, और 24 घंटे के अंदर अंदर जो उसका निर्धारित कार्य क्षेत्र वाला, अधिकार क्षेत्र वाला पुलिस स्टेशन है, उसको उस FIR के साथ जो भी उसने एक्शन लिया है उस सबको भेज देगा। अब इसमें एक समस्या और भी दूर हो गई। कोई दूर दराज इलाके में है, यूपी के, बिहार के, जहाँ पुलिस स्टेशन में एक गरीब आदमी FIR दर्ज नहीं करा सकता। अब वो आया हुआ है यहाँ पे दिल्ली में या कहीं, तो उसने यहाँ पे दर्ज करा दी। अब वो FIR तो दर्ज होगी, अब वो चली गई बिहार या पूर्वी उत्तर प्रदेश, तो उस पुलिस स्टेशन को अब तफ्तीश करनी पड़ेगी। अब वो दाएं बाएं नहीं लगा सकता। तो ये एक इनडायरेक्ट इससे फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि अब ये कानूनी प्रोविज़न है। एक पिछले दिनों बड़ा भारी ट्रेंड शुरू हुआ। कोई सरकार आती थी पावर में, आते ही अपने जो चहेते थे उनके मामलों को विड्रॉ कर लेते थे कोर्ट से। भाई इनके ऊपर इतने मुकदमे, सब विड्रॉ कर लिए। अब ये संभव नहीं हो पाएगा नए नियम में। कोई पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है वो किसी के खिलाफ मुकदमों को वापस लेना चाहे, ऐसा नहीं कर पाएगी। अब प्रोविज़न है कि बिना सुने जो भी विक्टिम है, कंप्लेनेंट है, विड्रॉ करने के आदेश नहीं हो सकते, सुनना पड़ेगा जिसने वो मुकदमा दर्ज कराया है या जो उससे प्रभावित है। तो इससे जो आंख बंद करके मुकदमे लिए जाते थे वापस, अब नहीं होंगे। ये एक अच्छा कदम है। जो पीड़ित है उसको पुलिस रिपोर्ट की प्रतियां देना अनिवार्य कर दिया गया है। अब यहाँ मैं एक स्पष्टीकरण करूँ। जो कंप्लेनेंट है उसको तो भाई FIR की कॉपी तो पहले भी देते थे। जो शिकायत करता है उसको FIR की कॉपी मिलती थी, परंतु उसको और जो दूसरे डॉक्यूमेंट थे जो तफ्तीश के दौरान स्टेटमेंट्स हैं, रिकवरी मीमोज हैं और रिपोर्ट्स हैं, उसकी कॉपी नहीं मिलती थी। कंप्लेनेंट को या पीड़ित को नहीं मिलती थी। किसको मिलती थी? जो आरोपी था। कौन देता था? कोर्ट। जब वो मुकदमा दर्ज हो जाता था तो कोर्ट IO को कहता था कि भाई एक सेट इसका सारे का बना के इनको दो, 5 मुलजिम है तो 5 मुलजिमों को दो,
ये था, पर कंप्लेनेंट को नहीं। अब पुलिस को ही देना पड़ेगा ये सारे डॉक्यूमेंट कंप्लेनेंट को, और उसको जो केस है, जो उसने केस किया है, जो कंप्लेंट की है, जो एफआईआर कराई है, उसमें पुलिस क्या कर रही है, ये स्टेटस भी बताना पड़ेगा। पहले क्या हो रहा था कि अगर किसी को कुछ चाहिए तो पहले कोर्ट में जाता था, 156(3) में दरखास्त डालता था, और उसके बाद कोर्ट जो है स्टेटस पूछती थी थाने से, वो लटका रहता था महीनों सालों, जब बेचारे को कुछ मिलता था उल्टी सीधी रिपोर्ट। अब ऐसा नहीं, उसकी शिकायत पे क्या हो रहा है ये बताएगा पुलिस अफसर उस कंप्लेनेंट को। एक अभी जो चल रहा था गवाह का है और दूसरे हैं, तो उन सब की ऑनलाइन वीडियो पे ये सब गवाही हो पाएंगी। पहले भी था, पर गवाही में नहीं बुलाते थे, और चीज़ों में प्रोसेस करते थे। कोरोना के दौरान काफ़ी जो ऑनलाइन प्रोसीडिंग्स हैं वो हुई, पर गवाही नहीं होती थी। गवाही के लिए तो उसे फिज़िकल आना पड़ता था, आता था, क्रॉस भी उसका वहाँ पे होता था, ये सब चलता था। अब इसको भी समाप्त कर दिया गया है। अब जो है ऑडियो विजुअल जो भी है उसके ज़रिए ऑनलाइन दूर बैठे हुए, कोर्ट के पास ना होते हुए भी ये सब काम, ये सब गवाहियाँ होंगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो अभी इसमें की गई हैं। एक और जो बड़ा बदलाव किया गया है, जहाँ पे मानवता का टच दिखता है, वो है जैसे जो रोड एक्सीडेंट के मुकदमे हैं, दुर्घटना के मुकदमे हैं। मान लीजिए एक आदमी ने एक्सीडेंट किया, उसमें कोई घायल हो गया, 279, 337 हो गई, या 338 हो गई, या 304A हो गई, बाद में उसकी मौत वाक़या हो गई या कुछ हो। एक हिट करने के बाद भाग गया, और एक से हिट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उसने गाड़ी रोकी, मजरूब को अपनी गाड़ी में बिठाया, लिटाया और हॉस्पिटल में ले जाके उसको तुरंत जो है चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई। तो अभी तक ये दोनों के दोनों चीज़ें एक ही थी, उसको एक जैसा ही पनिशमेंट था, परंतु अब ये बदल दिया गया है। अब दोनों में फ़र्क है। एक वो आदमी जो मार के भाग गया, उसको ज़्यादा दंड देने का विधान है नए नियम में, और जो उसको हॉस्पिटल ले गया उसको कम सज़ा मिलेगी उसके मुकाबले। पहले दोनों की एक सज़ा थी। तो ये मानवता का इस कानून में टच दिया गया है। अब एक किसी ने मुझसे सवाल कहा कि अजी वो हॉस्पिटल ले गया तो वो तो फंस गया कि उसने किया है। मैंने कहा भाई ये जो दोनों चीज़ें डिसाइड होंगी, ये होंगी क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पे, जो बाद की बात है। अगर उसने नहीं किया है तो उसको वो अधिकार तो पहले भी था, अब भी है, कि वो कह दे कि साहब मैंने एक्सीडेंट नहीं किया, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, मैं ले गया। वो अधिकार तो अभी है। पर जब ये साबित हो जाए कि हाँ इसने किया है, तो दोनों स्थिति में जो हिट एंड रन है उसमें ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगा, और जब उसमें ये तय है कि एमएलसी में उसका नाम है, वो लेके आया था, तो उसको सज़ा कम मिलेगी। तो ये चीज़ें इसमें की। फिर स्नेचिंग जो है
पहले हम करते थे, स्नेचिंग में भी मुकदमा दर्ज करते थे, पर अलग से नहीं था। अब स्नेचिंग को अलग से प्राविधान है, बहुत सारे अलग प्राविधान किए गए हैं और ज़्यादातर कोशिश ये की गई है कि समय सीमा से बांध दें। मजिस्ट्रेट ने इतने दिन में सब गवाही पूरी हो गई, 45 दिन के अंदर अंदर उसको फैसला सुनाना पड़ेगा। पुलिस को इतने दिन में पहले भी थी, सीमा बढ़ती रहती थी। अब उनको सख्ताई से लागू और उनकी नियम बना दिए, कोर्ट के नियम बना दिए, हर चीज़ का नियम बना दिया जिससे कि जल्दी हो। एक और बड़ा काम था, वो था कि जो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी, उन्होंने उसे जेर दरियाफ्त रख लिया, दरियाफ्त के तौर पे, कि भाई वो फौजदारी मामला है या सिविल का मैटर है, कुछ है, तो अपना रखे रहते। बाद में 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 1 साल बाद किसी ने प्रेशर दिया तो FIR दर्ज कर ली। अब इसकी भी समय सीमा तय कर दी है। कोई कंप्लेंट है और जो नॉन सीरियस केसेस हैं उसकी है, 3 दिन के अंदर पुलिस को निर्णय करना होगा, FIR दर्ज करनी है या उसको वैसे डिस्पोज ऑफ करना है, उसका कारण बता के कि वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ऐसी अगर नॉन सीरियस है तो उसके लिए 14 दिन की सीमा कर दी। आप किसी भी कंप्लेंट को अनिश्चित काल तक जेरे दरियाफ्त नहीं रख सकते। अब वो जो एक निकलने का रास्ता था, वो रास्ता बंद कर दिया है। तो ये चीज़ें मोटे मोटे तौर पे हुई हैं। इसी तरह से जो हमारे एविडेंस एक्ट में देखें तो डिजिटल को भी अब एविडेंस को वो ही प्रायोरिटी है, वो ही प्राथमिकता है, वो ही वैल्यू है जितनी के और डॉक्यूमेंट की। ये एक भारी बदलाव है। दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। अब इसी को मैं आगे थोड़ा सा स्पेसिफिक करके एक एक करके तीनों जो कानून हैं उनकी मैं बात अगले वीडियो में करूँगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है और मैं इसको अभी समाप्त कर रहा हूँ और आपसे विदा ले रहा हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ये मेरी आपसे विनती है, दरख्वास्त है। आज इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।